अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे मालम जब्बार आजी केस से मुतालिक बड़ी खबर से। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने केस में GIT को तसल्ली बख्श जवाब देने का बयान दिया था, लेकिन तर्जुमान नैब वजीर आला महमूद खान के दावे की नफी कर रहे हैं। तर्जुमान नैब का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को क्लीन चिट नहीं दी गई। साथ ही ये भी कहा कि महमूद खान ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। मजीद बताएंगे उस्मान खान। जी बिल्कुल, ये मालम जब्बा केस है जिसमें परवेज खटक भी हैं और साथ साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हैं। तो ये जो वजाहत जारी की गई है नैब की जानिब से, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि महमूद खान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को किसी किस्म की जो है उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है और मालम जब्बा केस में उनकी तरफ से नैब खैबर पख्तूनख्वा की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया बयान था उसको भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। नैब की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को कानून के मुताबिक दोबारा किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है और ये केस अभी चल रहा है और ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये वजाहत की गई है कि जो क्लीन चिट का बयान महमूद खान की जानिब से दिया गया है उसकी जो है उसमें कोई हकीकत नहीं है और ये केस की तहकीकात जो है वो अभी भी जारी है। ठीक है उस्मान, आपने डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। लेकिन महमूद खान ने गुज़श्ता रोज नैब से क्लीन चिट मिलने का दावा किया था। क्या कहा था वो भी सुनवाते हैं। इदारों के एहतराम जानते हैं तो एहतरामन मैं आज प्रॉपरली नैब ऑफिस में पेश हुआ। उसमें मलम जब वाले जो केस है उसके बारे में उन्होंने पूछ गुछ की, लेकिन चूंकि उससे मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया था तो बस मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। देखिए जी, न मेरे कोई समरी पे साइन है न कोई डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन है। उन्होंने मुझे बुलाया था, केस मैंने स्टडी नहीं किया है तो इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कानूनी है कि गैर कानूनी है। सर, ने आपको क्लियर और क्लीन चिट दे दिया है, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे, मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं। लुकमान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये आज 5:38 पर झटके महसूस किए गए और इनकी शिद्दत जो थी 4.1 थी रेक्टर स्केल पे और ये बिल्कुल मॉडरेट किस्म के हैं, दरमियाने दर्जे का ज़लज़ला था जिसकी वजह से अभी तक किसी किस्म का जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले की जो गहराई थी 10 किलोमीटर थी और जो इसका मरकज था 45 किलोमीटर था लाहौर के शुमाल मशरक में। जो यकीन यही किया जाता है कि ये भारत का कोई किसी इलाके में ये मरकज था और उसकी वजह से लाहौर और गिरदोनवा के जितने इलाके कसूर है और रायवन वगैरह है इनमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और उसकी वजह से अभी तक किसी किस्म का जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जी ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर आज भी तकरीब में नींद के मजे लेते रहे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने बार बार जगाने की कोशिश की, लेकिन आंख खुली या नहीं ये भी देखना बाकी है। लेकिन आज भी वो नींद के मजे लेते रहे। तो आंख खुली या नहीं, हबीब बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कश्मीरी रहनुमा चौधरी गुलाम अब्बास की तकरीब में बरसी के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद थी इस्लामाबाद में, उसमें शरीक थे जिसमें स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादर भी मौजूद थे और दीगर वज़रा और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। तो तकरीब जैसे ही शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तकरीब के दौरान सो गए और साथ वाली नशिस्त पर बैठे शाह गुलाम कादर साहब उन्हें जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी नींद के मजे लेते रहे और इस तरह तकरीबन काफी देर तक वो नींद के मजे लेते रहे। इतने में दोबारा उनके साथ एक दोस्त ने जगाने की कोशिश की और इतने में वो जाग गए और इस तरह वज़ीर आज़म इससे पहले भी मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान नींद के मजे लेते रहे। ठीक है हबीब, आपका शुक्रिया। लाहौर के अवाम इस बार तारीखी त्यौहार बसंत मनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने फैसला सुना दिया। कहा पतंगबाजी के कवायद व ज़वाबित तय करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जायज़ा कमेटी बनाई है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में लाहौर का ये पुराना कल्चरल फेस्टिवल, तारीख़ी कल्चरल फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाअल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाअल्लाह मनाएंगे। फेस्टिवल को एहसन तरीके से सेफ एंड साउंड सेलिब्रेट करने के लिए
एक कमेटी तश्कील दी है मीडिया की तरफ से। मुबशर लुकमान साहब को भी उस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। जो कमेटी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाएगी सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आला पंजाब को। लाहौरी बसंत मनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पतंगों में केमिकल डोर के इस्तेमाल की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। केमिकल्स वाली तार होती है वो नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादातर लड़कियाँ भी चला लेती हैं लेकिन उड़ा लेती हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि ये तारें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, केमिकल्स वाली ना हो जिससे नुकसान जाने नुकसान हो। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, हमारा नहीं बल्कि बच्चों का। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस इवेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है जिसमें किसी की जान जाए, कोई अपनी जान से हाथ खो दे, और डिफरेंट डोर्स जो होती हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा इवेंट हमारे मुल्क में या कहीं भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक स्पेसिफिक एरिया दे देना चाहिए, जैसे कोई ग्राउंड वगैरह, सिर्फ वहाँ पे ही उड़ा सकें, लेकिन हम बैन ना करें। मतलब सारी चीज़ें बैन कर देंगे तो हम इंजॉय कैसे करेंगे। साल में ऐसा बहुत कम फेस्टिवल्स होते हैं एक तो, और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं, और जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि बसंत अलाउ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इवेंट्स आने चाहिए, इतना अच्छा वेदर में तो अब दे रहे हैं, अगर अलाउ करें तो वाकई चीज़ को अवेल करना चाहिए। और नवाज शरीफ की मैं ना मानूं की रट बरकरार है, लेकिन ये मामला अदालती फैसले का नहीं, समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का है। नवाज शरीफ ने ये तो तस्लीम कर लिया कि उनके गार्ड ने समा के कैमरामैन को धक्का दिया, लेकिन साथ ही इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर को कैमरा मारकर जख्मी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के रवैये पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज भी किया। नवाज शरीफ अपने गार्ड के दिफा में खुलकर सामने आ गए। समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत तो की, लेकिन साथ ही राम कहानी सुना दी। वाकये की फुटेज को झुठलाने की कोशिश की और उल्टा इल्जाम लगा दिया। ये भी दुख हुआ है कल के वाक़े से, और ये बड़ा तकलीफ दे वाक़या है। शकूर ने उनको भी धक्का दिया, वो जिस तरीके से धक्का दिया था मुझे उस पर इतराज़। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे दे मारा, जिस पे उसका माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। मियां साहब के दावे पर सहाफियों ने कहा कैमरामैन अपने कैमरे की जान से ज्यादा हिफाजत करता है, लेकिन लीगी कायद किसी सूरत मानने को तैयार नजर न आए। इस तरह आपने कहा कि उसने पहले कैमरा मारा, तो कैमरामैन जो होता है वो अपनी ज़ात से ज़्यादा उस कैमरे की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो 10-12 लाख रुपए का कैमरा होता है। कभी भी नहीं ये मारते। दूसरी चीज सर गलती से धक्का लगा होगा, मैंने देखा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के रवैये पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया। नवाज शरीफ के गार्ड के हाथों तशद्दुद के बाद बेहोश होकर अस्पताल पहुंचने वाले समा इस्लामाबाद के चीफ कैमरामैन वाजिद अली की तबीयत में बेहतरी आने लगी। वाजिद अली कहते हैं वीडियो बनाते वक्त किसी ने पीछे से हमला किया, तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो आज ये है कि मैं बात कर सकता हूँ। तो अगर रिकवरी की बात की जाए तो यू कैन से डैट के ऑलमोस्ट 50% मैं रिकवर कर चुका हूँ। कुछ पेन्स हैं, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि काम चल रहा है। कल मुझे फर्ज जो लास्ट टाइम की बात याद है, वो ये याद है कि नवाज शरीफ साहब निकले थे अंदर से, उनका जो पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है वहाँ से उनका निकलते हुए शॉट बनाया था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बस कोई आया और किसी ने कुछ मारा पीछे से मुझे, उसका शायद ये सर पे निशान भी मौजूद है, तो उसके अलावा कुछ याद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समा के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड्स के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। वाजिद अली पर बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया। दोनों गार्ड्स जुडिशल रिमांड पर जेल पहुंच गए। इस्लामाबाद से वसीम अब्बास की रिपोर्ट। समा के कैमरामैन वाजिद अली पर नवाज शरीफ के जाती मुहाफ़िज़ों का बेरहमाना तशद्दुद। वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद मुज़म्मत, फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला शहरयार अफरीदी से तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने मीडिया वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। कैमरामैन को जख्मी करने वाले मुल्जिमान मनसब और मोहसन को सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी, जिस पर समाअत 20 दिसंबर को होगी। समा के चीफ कैमरामैन वाजिद अली पर कल तशद्दुद किया गया। आज फिर नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों को धक्के दिए।
खुलेआम बदमाशी की। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया मगर साबिक वज़ीर आज़म ने वहाँ भी फरियाद ना सुनी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। गार्ड्स बाज ना आए, एहतिसाब अदालत में भी पार्लियामेंट हाउस वाले मनाजिर। साबिक वजीर आजम के गार्ड्स फिर आपे से बाहर, आज भी सहाफियों को धक्के। मियाँ साहब की वाकयात ना दोहराने की यकीन दहानी भी रहेगा। नैब रेफरेंसेस की समात पर नवाज शरीफ जैसे ही एहतिसाब अदालत पहुँचे तो सहाफियों ने उन्हें घेर लिया। समा के कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मगर गार्ड्स और लीगी वकला को ये एहतजाज जरा भी न भाया। साबिक रवायत बरकरार रखते हुए फिर यहाँ भी सहाफियों को धक्के दिए, जिस पर एहतजाज जोर पकड़ गया। मियाँ साहब ने सहाफियों की एक ना सुनी और चुपचाप कमरे अदालत की जानिब चल दिए। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज वाक़े का नोटिस लेकर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की यकीन दहानी कराई थी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात समा से गुफ्तगू करते हुए की। इनके गार्ड ने WWE के रेसलर की तरह जिस अंदाज से एक सहाफी और जर्नलिस्ट के ऊपर जुल्म किया, जो कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया, चाहिए ये था कि ये फौरी तौर पे उस गार्ड को नौकरी से फारिग करते। नवाज शरीफ से लेके उसके सारे गार्ड और अमला तंग आ गए हैं रोजाना की पेशियां भुगत के। ये ज़हनी मरीज बने हुए हैं, ये मेंटली अपसेट हुआ हुआ है पूरी फैमिली। आले शरीफ मुकम्मल तौर पर अपसेट हुआ हुआ है और उनके एहलकार, उनके गार्ड भी जो है वो तंग आए हुए हैं रोजाना की पेशियों से। और ये अपनी तंगी, अपना जनाब ज़हनी जनाब परेशानी ये दूसरों के ऊपर और मीडिया के ऊपर और अदारों के ऊपर जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नवाज शरीफ के मुहाफिजों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले समा के कैमरामैन वाजिद अली की तबीयत संभलने लगी। विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म की मुशीर खैरियत दरियाफ्त करने पिम्स अस्पताल पहुंचे। इमरान खान की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया गया। नवाज शरीफ के गार्ड की गुंडागर्दी का शिकार समा के चीफ कैमरामैन वाजिद अली पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। गुज़िश्ता रोज सिटी स्कैन हुआ, आज मजीद एक्सरे करवाए गए। विफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी, वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी और यूसुफ बेग मिर्जा की पिम्स अस्पताल आमद। वाजिद अली की खैरियत दरियाफ्त की, वजीर आजम की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि कल पेश आया, इसीलिए हम आज जो है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आए इयादत करने के लिए भी, और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या था जिसको नहीं होना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक ज़ाहिर वाक़या था और अजीब। मैंने उनसे पूछा भी है अपने भाई से, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है, ना कोई ऐसी चीज़ हुई है, एकदम हमला कर दिया, जिसको मैं कंडेम करता हूँ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी वाजिद अली की अयादत की। कहते हैं तशद्दुद का मुकदमा गार्ड्स के बजाय नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए, वो तो किराए का आदमी है, उसकी क्या हैसियत है, उसको तो तनख्वाह मिलती है। मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से भी अपील करूंगा कि वो इसका खुद नोटिस लें। डॉक्टर्स के मुताबिक वाजिद अली की हालत अब खतरे से बाहर है, ताहम मजीद 24 घंटे तक इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का वाक़या ये पहला वाक़या नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन समा के रिपोर्टर्स और कारकुनों को कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद, इत्तेफाकी वाक़या या सोच समझकर हमला किया गया। नून लीग का माजी का रिकॉर्ड तो कुछ और बताता है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अगस्त 2017 में नून लीग का पावर शो हुआ, जिसके दौरान लीगी कारकुन आपे से बाहर होते रहे। सरगोदा में समा टीम को जदोकूब किया गया, रिपोर्टर और कैमरामैन को धक्के दिए गए। पथराव से समा की गाड़ी के शीशे टूट गए। रावलपिंडी मरी चौक पर भी मतवालों ने समा के कारकुनान पर धावा बोला था। समा को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर नवाज शरीफ ने खुद कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की थी। यहाँ पे जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ ये हमारा शेवा नहीं है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि हमें बिल्कुल इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। DSNG और ENG को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। बात सिर्फ मियाँ साहब के मुहाफिजीन तक महदूद नहीं रही। जून 2017 में फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में गार्ड्स ने समा की DSNG वैन पर हमला किया। यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर इकरार, क्योंकि राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार थे, इसलिए कानूनी कार्रवाई भी मुश्किल हो गई थी।
2014 में धरने की कवरेज के दौरान जब मियां साहब वजीर आजम थे और पुलिस गुल्लू बट बनी हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। गुस्सा उतारने के लिए कोई ना मिला तो समा के कैमरामैन को ही निशाना बनाया गया। जमाने के अंदाज बदल चुके हैं। पुरानी जमातों को सियासत का नया ढंग सीखना होगा। समझना होगा कि मीडिया को निशाना बनाने जैसे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पकड़ो इसको, पकड़ो ना यार, हॉस्पिटल पहुंचाओ। बोल के जा अब तक तेरी है। मियां साहब ये देखिए क्या हो गया। मियां साहब ये देखिए क्या हो गया। अब तक तेरी जिस चीज़ में प्यार मोहब्बत का और शुक्राने का इजहार है वो अल्लाह की ज़ात के बाद अगर मैं किसी के साथ कर सकता हूँ तो वो वालिद ही है मेरे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई तो ब्रिटिश एयरवेज ने भी 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए परवासें बहाल करने का ऐलान कर दिया। पाक फौज ने भी तशक्कुर का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। बरतानिया भी पाकिस्तान में अमन का मुतरिफ हो गया। ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिर तैयारे 2008 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की फिजाओं में होंगे। बरतानवी फजाई कंपनी के नुमाइंदे रॉबर्ट विलियम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। We would never fly anywhere unless we're confident that it is safe and secure for us to do so. We've conducted the reviews that we wanted to, and that's why we've decided today is the right time for us to announce our return to Pakistan. बरतानवी हाई कमिश्नर ने ब्रिटिश एयरवेज के इकदाम को पाकिस्तान में अमन और दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात का सबूत करार दे दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ब्रिटिश एयरवेज के फैसले को कामयाबियों की शुरुआत करार दे दिया। ये डिफाइन करता है कि पाकिस्तान की दुनिया में अभी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी और कहाँ स्टैंडिंग है। ये हम लोगों के लिए बेहतर है। कंपटीशन बढ़ेगा, एयरलाइंस में उनके स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। पाकिस्तान में दोबारा परवाजें शुरू करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर दिया। कहा, मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए कौम और मुसल्लह अफवाज की बरसों से जारी जद्दोजहद रंग लाना शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, PIA के तैयारों को नाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई है। अशरफ खान से बात करते हैं। अशरफ, खुशाइन बात है ये KPK वालों के लिए? जी, KPK वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नाइट ऑपरेशन काफी अरसे से मुअत्तल था। अब PIA तर्जुमान की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि ये कंफर्म कर दिया गया है कि इजाजत मिल गई है। इसके बाद PIA का नया फ्लाइट शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि PIA के जो सदर हैं उन्होंने कहा था वजीर हवाबाजी से और मियां मोहम्मद सुमर को कि उनको कहा था कि ये जो काफी अरसे से ये शेड्यूल बंद है जिससे PIA को काफी शदीद नुकसान हो रहा है, जिसके बाद फौरी एक्शन लेते हुए वफाकी वजीर ने ये फ्लाइट ऑपरेशन खोल दिया है। जिसके बाद अब KPK से नाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है और जल्द जो है नाइट से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो चलना शुरू हो जाएगी। आवाम को सफरी सहूलत मिल सकेंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ। पिशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में 2 नर्सें आपस में लड़ पड़ी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। सिक्योरिटी अमला और तीमारदार बीच बचाव कराने कूद पड़े। फैयाज अहमद से बात करेंगे। फैयाज, ये दौरान ड्यूटी किस बात पर झगड़ा हो गया? जी बिल्कुल, ये लीडरिंग अस्पताल इमरजेंसी वार्ड है और दौरान ड्यूटी 2 नर्सेज जो हैं वो आपस में लड़ पड़ी। पहले मामूली नोकझोंक हुई ड्यूटी के हवाले से। इस बात में जब बात आगे बढ़ी तो हाथापाई तक पहुंची। जो साथ ही खड़े सिक्योरिटी एहलकार हैं अस्पताल के वो और जो तीमारदार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भरपूर कोशिश की कि बीच बचाव करवाया जाए, लेकिन काफ़ी आपस से बाहर नजर आ रही थी नर्सें और आपस में लड़बड़, जिसके बाद ही जो सिक्योरिटी पर मामूर वो भी बीच में आए और जो तीमारदार मौजूद थे वो भी बीच में आए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इंक्वायरी हो रही है। मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है ताकि मामले की तहकीकात की जा सके। मामले की तहकीकात की जा रही है। फैयाज, आपका शुक्रिया। और हम खबर आपको दें, मुश्किलात में घिरे केसेस में फंसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का हुआ है टेलीफोनिक राब्ता। जरदारी और नवाज शरीफ में मुलाकात का भी इम्कान है। मजीद बात करेंगे। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, इस राबते से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, कुछ रोज कबल जो है आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ का आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उसी राब्ते के तनाजुर में ही आसिफ जरदारी जो है वो सिंध में जलसा कर रहे हैं
और अब मियां साहब ने भी 30 दिसंबर का कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक वो 30 दिसंबर के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये उनका बैकडोर जो है वो उनका आपस में राब्ता हुआ है और अब बाकायदा जो मुलाकात का इम्कान तस्वर किया जा रहा है वो अगले साल जनवरी में मुलाकात का इम्कान मुतवक्किल है कि उनकी मुलाकात हो सकती है। और हालिया जो सूरत हाल है इसके ऊपर तबादला ख्याल भी किया गया है और ये इम्कान जाहिर किया गया। नून लीगी जो ज़राए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एतराफ़ किया है कि उनका राब्ता हुआ है और वो जल्द है उनका मिलने का इम्कान भी उन्होंने जाहिर किया कि जल्द उनकी मुलाकात होगी। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो हालिया जो सूरत हाल उस पर तबादला ख्याल करेंगे। ठीक है आरिफ, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, जलसों में आसिफ जरदारी गरज बरस रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी अवामी राबता मुहिम शुरू करने जा रही है, अब आगे होने क्या जा रहा है, इस राबते का क्या मकसद बनता है? देखिए, एक तो फितरी बात है कि जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत को दबाव में रखने के लिए वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ा दें और एक दूसरे से उनका ताल्लुकात जो हैं वो एक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर जाएं ताकि फिर जो हुकूमत में है उस पर दबाव बढ़ा सकें और उससे अपने मुतालबात जो भी हैं वो मनवा सकें। एक तो बात यह है कि हमेशा भी पाकिस्तान की जो भी सियासी तारीख रही है उसमें ज़्यादातर यही हुआ है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो मिलकर एक इत्तेहाद बना लेती हैं। तो उससे यही एक जो रिवायत है वो अब फिर हमें नज़र आ रहा है कि फिल वक्त तो ऐसा नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो हाथ मिला लेती, लेकिन अब जो जिस तरह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ है और कहा जा रहा है कि आइंदा ये मुलाकात भी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ जाने की एक मूव है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आसिफ जरदारी बहुत शदीद दबाव का शिकार हैं, ये खतरा मौजूद है कि उनकी किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है करप्शन केसेस में, और वो उस दबाव से निकलने के लिए सियासी दाव पेच जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भी केस का फैसला जो है 2-4 रोज में आने वाला है और रेफरेंस जो है एहतसाब अदालत से उसमें जब फैसला आएगा तो उनकी सियासत का जो अगला रुख है वो अदनान आदिल साहब, ऐसे में अगर नवाज शरीफ को जेल हो गई तो फिर ये मुलाकात कैसे होगी, फिर आगे किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का राबता रहेगा? या तो फिर वो नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि वो शहबाज शरीफ या पार्टी के किसी और लीडर को ये इख्तियार सौंप देंगे, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह को। देखिए, सूरत हाल इसलिए भी थोड़ी सी नाजुक है तहरीक इंसाफ के लिए कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी सादा अक्सरियत नहीं है असम्बली में, कौमी असम्बली में। उन्होंने इत्तेहादी जमातों जैसे मैंगल ग्रुप और MQM को मिलाकर हुकूमत बनाई है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद कर लें और वो फैसला कर लें, ये बहुत आगे की बात है, लेकिन इम्कान बहरहाल मौजूद है। इम्कान है, अभी तो मुलाकात होनी बाकी है। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, अब जनवरी में ये मुलाकात होगी, आज राबता हुआ, दोनों के तर्ज सियासत को और आजकल की होने वाली गुफ्तगू को देखते हुए क्या लगता है, मामूल की मुलाकात होगी या हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी है ये? देखें, हुकूमत की तरफ से आपने देखा कि जारहाना पॉलिसी रही है कुछ अरसे से, जब से ये हुकूमत बनी है, तो अपोजिशन जो है वो ज्यादा मामलात पर खामोश रही है। अब दोनों पार्टी क्योंकि कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ काफी अरसे से कि आसिफ जरदारी के साथ कोई मुलाकात हो, कोई बातचीत हो, कोई मुश्तरका जो है हिकमत अमली है वो बनाई जाए, तो अब मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो फील कर रही है कि पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है काफी, तो ये मौका अच्छा है कि इनसे बातचीत शुरू की जाए। तो उसमें आसिफ जरदारी जो है वो भी इशारे दे रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद ये अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि हुकूमत को, जो कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, अवाम के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो ये इश्यूज जो हैं ने डिसाइड किया है कि वो इसको टेकअप करेंगे हुकूमत को। लेकिन अहमद वलीद साहब, गिरफ्तारी का डर आसिफ जरदारी को भी है और गिरफ्तारी के इम्कानात नवाज शरीफ के भी हैं, क्या ऐसे में भी ये प्रेशराइज कर पाएंगे हुकूमत को ऐसे मामलात में? देखें कि जैसे हुकूमत का प्रेशर है ना इस वक्त अपोजिशन के ऊपर ज्यादा, यानी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं पंजाब में खास तौर पर, और अब प्रेशर है आसिफ अली जरदारी की पार्टी हिंद के ऊपर, तो उसमें अब इसको निपटने के लिए उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई होगी कि अपोजिशन जो है वो मिलकर किरदार अदा करे, मिलकर इनका मुकाबला करे और हुकूमत को टफ टाइम दे, क्योंकि एक्चुअली तो अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत को
उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज करती है ताकि अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़े। तो ये मेरा ख्याल है अब उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि अवाम को ये मौका आ गया है कि अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाए और अवाम को इन्फॉर्म किया जाए कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज, जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो अपोजिशन है वो अपना फाल किरदार अदा कर रही है। ठीक है अदनान आदिल साहब, क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारियों की तलवार के डर के होते हुए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर भी हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसा कर पाएंगे कि हुकूमत को प्रेशराइज कर पाएं या टफ टाइम दे पाएं या मुश्किल में डाल सकें? देखिए, उनका आपस में बात कर लेना खुद बजाते खुद ये एक प्रेशर टैक्टिक है और ये इससे हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा। और अगर वो मुलाकात हो गई तो बात और ज्यादा आगे चली जाएगी। अगर नवाज शरीफ जेल में चले भी जाएं और आसिफ जरदारी भी जेल में चले जाएं, तब भी उनकी पार्टियां मौजूद हैं और वो अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर असेंबली में चलने का तो फिर वो कोशिश करेंगे कि मैंगल ग्रुप और एमक्यूएम को भी साथ मिलाएं। तो हुकूमत तो बहुत ही थोड़े से वोटों से बनी है, किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और हुकूमत को गिराया भी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत जरूर दबाव में आएगी और खास तौर से जो 4 महीने गुजरे हैं इसमें इमरान खान जो हैं वो अवाम की रिलीफ के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सके। तो इसलिए अदनान आदिल साहब, इससे पहले भी आसिफ जरदारी ने न सिर्फ नवाज शरीफ के लिए इंदिया दिया बल्कि ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी दावत दी हुकूमत के खिलाफ यकजा होने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलकर बाकी ऑपोजिशन जमातों को भी अपने साथ मिला लें? बिल्कुल हो सकता है। और अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हो जाता है और कंबाइंड अपोजिशन बन जाती है, फिर तो हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर अपोजिशन इकट्ठी हो गई और कंबाइंड अपोजिशन बन गई तो फिर किसी भी वक्त एमक्यूएम या मैंगल ग्रुप के साथ मुज़ाकरात करके अपोजिशन इस पोजीशन में होगी कि वो भी अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए 2 बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो अपने इत्तेहादी हैं उनको एतमाद में लें और उनसे जो वादे किए हैं वो पूरा करने की कोशिश करें ताकि ये सूरत हाल उनके लिए जो है उनकी हुकूमत के लिए लेकिन अदनान आदिल साहब, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद वलीद साहब अभी हालिया इमरान खान जब तकरीर कर रहे थे तो तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा था कि ऑपोजिशन अगर मिल भी जाए, कुछ भी हो जाए, अब किसी बात का डर नहीं है। और देखें, ये तो कहने की बातें हैं ना, लेकिन आप देखें कि अददी जो ताकत है अपोजिशन की वो बहुत मजबूत है। जैसे अदनान साहब बता रहे थे कि बिल्कुल 4 वोटों के ऊपर हुकूमत इस वक्त कायम है। तो अपोजिशन जो है ये जो मिलना, बातचीत करना, यही दबाव काफी है हुकूमत के ऊपर। और हुकूमत के ऊपर इस वक्त ये भी दबाव होगा कि क्योंकि वो अपना जारहाना अंदाज जो है उसको कम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया भी है कि हुकूमत जो है वो अपने कारकर्दगी काम करती है, लेकिन अभी जो प्रेशर डाला जा रहा है अपोजिशन के ऊपर, खासतौर पे रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और ये सारा कुछ जो हो रहा है, उससे जो बिजनेस जो है वो भी बड़ा मुतासिर हुआ है और उसकी वजह से अवामी राय जो है वो तब्दील हो रही है हुकूमत के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टाइम है कि हुकूमत जो है अपने रवैये में नरमी लाए और अपोजिशन के साथ मिलकर जो कमेटियां बनानी है, जो काम करने हैं, वो तो कम से कम शुरू करें ताकि ये जो दबाव है उसको कम किया जा सके। अहमद वलीद साहब, अगर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाती है और मुस्लिम लीग नून की साइड से मरियम नवाज लीड करती हैं इस मुलाकात को और आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात होती है, क्या तब भी ये मुलाकात उतनी इम्पैक्टफुल हो पाएगी अगर नवाज शरीफ ना मिले तो? जी देखें, आप इन्होंने जाहिर कर दिया है, आप देख रहे हैं, इशारे मिल रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से, क्योंकि पहले तो आसिफ अली जरदारी ही मिलने के लिए तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ काफी दफा हैं तो उससे पहले आसिफ जरदारी कोशिश करते रहे लेकिन नवाज शरीफ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोनों रहनुमा जब मिलेंगे तो फिर उसके बाद चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उनके जो आगे रहनुमा हैं जैसे मरियम है, उधर बिलावल हैं, तो वो जो तहरीक लॉन्च करेंगे या दोनों जो मिलकर काम करेंगे तो उससे तो प्रेशर ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है अहमद वलीद साहब, आप हमारे साथ रहिए। अदनान आदिल भी हमारे साथ हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी कबल अज वक्त इंतखाबात की गूंज है। आसिफ जरदारी के दावे पर सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया तो मियाँ साहब ने मानी खेज जवाब दिया। जवाब क्या था वो सुनवाते हैं। जरदारी साहब को मिड टर्म इलेक्शन का इशारा मिला है, कोई आपको भी आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे? आप चलें। मियां साहब, नैब से मुतल्लिक केसेस पीपल्स पार्टी और नून लीग पर एक जैसे हैं, लेकिन
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोई एतमाद का फुकदान है। अदनान आदिल साहब, आसिफ जरदारी से जब सवाल होता है मुस्कुरा देते हैं, मानी खेज जवाब देते हैं। ऐसे ही जवाब शहबाज शरीफ भी देते हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात की भी बात करते हैं। क्या सोच चल रही है इस वक्त? मैं नहीं समझता हूँ कि कबल वक्त इंतखाबात के लिए लोग भी जहनी तौर पे मेरा नहीं ख्याल के तैयार हैं। अवाम है वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी इलेक्शन हो, और इलेक्शन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरी इक़्तिदारी सरगर्मियाँ, माशी सरगर्मियाँ जो हैं उससे मुतासिर होती हैं। पहले ही इस वक्त कारोबार ठप हैं, मंदा चल रहा है। आज ही आप देखिए कि फिगर्स आए हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में 35% कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में कोई भी नहीं चाहेगा, और ये उम्मीदवार भी नहीं चाहते कि इतनी जल्दी वो इलेक्शन में जाएं, क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, पार्टीज की भी बहुत तवन्नाइयां खर्च होती हैं। लेकिन इस खतरे को एक हुकूमत पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक कंबाइंड अपोजिशन बनाते हैं तो यकीनन जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की वो ज्यादा प्रेशर में होगी, उसके लिए काम करना ज्यादा मुश्किल होगा। और खास तौर से ऐसे हालात में जब मुल्क की मईशत अच्छी हालत में नहीं है और खासी महंगाई बढ़ गई है, रुपए डिवैल्यू हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और अवाम में भी देखिए बात यह है कि लोग जो हैं, बाज़ लोग तो इसको पसंद करेंगे कि हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी और आसिफ जरदारी की पार्टी इकट्ठी हो गई, लेकिन अवाम का एक बड़ा तबका इस बात को नापसंद भी करेगा। वो यकीनन ये सवाल उठेगा कि ये दोनों तो एक दूसरे को इल्जाम लगाते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे हम तुम्हें सड़कों पे घसीटेंगे, और एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। और अब जब इनके ऊपर बुरा वक्त पड़ा है, एहतसाब का अमल शुरू हुआ, तो इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया। तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नवाज शरीफ और जरदारी के हाथ मिलाने को बुरा समझेगा, और इनकी जो अवाम में मकबूलियत है वो भी मुतासिर हो सकती है। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि जो असम्बली की इस वक्त सीटों की तादाद है अपोजिशन की और हुकूमत की, उसमें बहुत कम फर्क है। इनके मिलने से हुकूमत के मसाइल में बहुत इजाफा होगा और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त गुफ्तगू ये चल रही है कि दो बड़े मिल रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, लेकिन खुर्शीद शाह कुछ और ही कहते हैं। कहते हैं कि शहबाज और जरदारी को हुकूमत गिराने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। एहतसाब के नारे लगाकर हुकूमत अपनी बदतरीन कारकर्दगी से तवज्जो हटाना चाहती है। किसको ज़रूरत पड़ी है, जरदारी साहब को या शहबाज को या नवाज को या हम सब को? क्यों? ये खुद गिर रहा है। कि पॉलिसियाँ देखो, उसकी महंगाइयाँ देखो, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं करप्शन के नाम पे कि करप्शन को हम ख़त्म कर रहे हैं। भाई करप्शन को हर बंदा ख़त्म करने के लिए तैयार है। हम नए लॉ को बनाने के लिए तैयार है। हम हर उस चीज़ को जिससे पाकिस्तान सेव हो सकता है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, करने के लिए तैयार है। एक मरतबा बजट आई है, दूसरी मरतबा बजट आई है, तीसरी मरतबे की तैयारी कर रही है। महंगाई हद से ज़्यादा है। तो अहमद वलीद साहब, खुर्शीद शाह कह रहे हैं इमरान खान अपने दुश्मन बने हैं, एहतसाब के नारे लगाकर हुकूमत अपनी बदतरीन कारकर्दगी से तवज्जो हटाना चाहती है। क्या असल में ऑपोजिशन एहतसाब से डर रही है? जी देखें, एक तो जब जनरल मुशर्रफ आए थे, उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने भी नारा लगाया कि एहतसाब होगा। वो एहतसाब जो है उसमें भी काफ़ी बिजनेसमैन जो हैं वो उठाए गए और सियासतदान भी उठाए गए। लेकिन ठीक एक महीने बाद ही उन्हें एहसास हुआ, लोगों ने उनको एहसास दिलाया कि इस तरह से कारोबार नहीं चलता पाकिस्तान में, इकॉनमी पहले से ही इतनी मजबूत नहीं है। और सेम सिचुएशन इस वक्त है कि हुकूमत जो है वो ब्लैक मनी जहाँ पे है उनके पीछे पड़ी हुई है, और ऑब्वियसली उसमें सियासतदान भी हैं, दूसरे बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो सियासतदानों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं। तो उनका कारोबार है। तो उसके बाद जब एहतसाब की चीज़ें शुरू हुई हैं और अपोजिशन को अभी तक तो वो मौके को उसको फ़ायदा नहीं उठा सकी कि वो कोई हुकूमत के खिलाफ कोई कैंपेन लॉन्च करें, तो ऑब्वियसली एहतसाब जब इस तरह से होगा तो अपोजिशन के लोग उसमें आएंगे, तो अपोजिशन फिर अपना कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करेगी ताकि हुकूमत को अंडर प्रेशर करे। अभी तक तो हुकूमत जो है वो जाराना पॉलिसी अपनाए हुए थी। अब जो है अपोजिशन चाहती है कि हम भी फिर कोई अपने जो हरीफ हैं उनके ऊपर दबाव डालें ताकि ये जो एहतसाब का नारा है
उसमें कुछ कमी लाई जाए। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन के पास दबाव डालने के लिए है क्या? अदनान आदिल साहब, जरदारी साहब कहते हैं हुकूमत लाई गई है, आई नहीं है, ये हुकूमत चलेगी नहीं, काम नहीं करेगी, लेकिन ऑपोजिशन दबाव डालने के लिए ऐसा क्या कर सकती है इस वक्त हुकूमत पर? ये स्ट्रीट एजिटेशन तो ये लोग नहीं कर सकते, इनके कहने से लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। ऐसी पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है कि लोग एजिटेशन की तरफ जाएं। अलबत्ता जो ये कर सकते हैं वो ये है कि जोड़ तोड़ के जरिए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएं और एक अपोजिशन की मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करें। यही खासा बड़ा दबाव होगा। इस वक्त देखिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन खासी नाजुक है। सेनेट में तो उनके पास अक्सरियत नहीं है, वो अपोजिशन के ताउन के बगैर एक कानून भी पास नहीं कर सकते। उनको कदम कदम पर अपोजिशन की मदद की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की हामी भरी। हालांकि पहले वो शदीद उसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि असेंबली चल नहीं रही है, कमेटियां बन नहीं रही हैं, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन रही, कोई कारोबार पार्लियामेंट का आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें घुटने टेकने पड़े और शहबाज शरीफ को जो है वो उसका इस बात पर रजामंदी जाहिर करनी पड़ी। हालांकि पहले वो कह रहे थे कि वो तो खुद बहुत से करप्शन केसेस में वांटेड हैं। अब अगर ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के सर पे तलवार लटकती तो जैसा आप ये कह भी रहे हैं अदनान साहब कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो अगर की बात है, आगे आने वाले की बात है, लेकिन माजी के कुछ पन्ने उलटते हैं। आज जो ये दो बड़े मिल बैठ रहे हैं, माजी में एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ कहते रहे हैं, इस पे भी एक नजर डालिए। पार्टी वालों, और कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। सीओडी सीओडी सीओडी, आप तो बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं खुद बन के पार्टी। बताएं इस कौम को कि आपने किया क्या इस कौम के लिए, इन 5 सालों में इस कौम को क्या दिया आपने। मौलवी साहब, कुछ सब्र का हौसला लीजिए, कुछ सब्र सीखिए, कुछ हमसे सीखिए, नहीं तो किसी और को अपना उस्ताद मान लीजिए, मगर कुछ सीखिए तो सही। टीवी में दिखाते हैं ये भुट्टो है, ये बेनजीर भुट्टो है। भाई जरदारी साहब, तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया इस पाकिस्तान के लिए। तुसी समझते हो कि तुसी सानू दूजी सियासी ताकत ना लड़ाओगे, असी नहीं लड़ांगे। बहुत अच्छा होता कि खाने की दावत हमें भी दे दी जाती, हम भी वहाँ मौजूद होते। सवाए आप पाए खाने के और कुछ नहीं कर सकते। आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। तो माजी के हरीफ आज दोस्त बनने के लिए तैयार हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ऐसा क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून पर जब मुश्किल वक्त आता है तो पीपल्स पार्टी की याद आ जाती है, तलखियां खत्म और दोस्ती हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सियासत में पार्लिमानी सिस्टम में एक दूसरे का मुख्तलिफ मौक़ों के साथ देते हैं लोग, मुख्तलिफ पार्टियां, और हम भी देते रहे उनका, वो भी हमारा साथ देते रहे। अभी मुझे नहीं पता आपके चैनल पे अगर कोई खबर चल रही है तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में होता यह है कि हम दूसरे के मुखालिफ होते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं होते। तो हमारी यानी कि मुखालफत में भी दोस्तियाँ अपनी जगह पे मौजूद रहती हैं, मिलते जुलते भी रहते हैं और मिलते जुलता रहना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब 24 दिसंबर को जो फैसले मुतवक्के हैं, अगर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर ये मुलाकात आगे कैसे होगी, ये दोस्ती कैसे बरकरार रहेगी? देखें जी, या तो मुलाकात मुझे नहीं पता कब होगी या नहीं होगी, लेकिन मुलाकात होना कोई ऐसा मामला नहीं है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आज टेलीफोनिक राबता हुआ है आसिफ जरदारी से नवाज शरीफ का, और ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि जनवरी में मुलाकात होगी। बड़ी अच्छी बात है, मतलब इसको वेलकम करना चाहिए तमाम लोगों को। अगर मुलाकात हो रही है तो दैट्स गुड, और ये कहीं पे भी हो सकती है। मतलब कि अब फैसला क्या होगा 24 को या और बाकी मामला क्या होंगे, तो मुलाकातें में ये चीज़ें हाइल नहीं होती कि फैसले जो हैं कभी भी मुलाकातों में हाइल नहीं हुए। मियाँ साहब से पहले भी जेल में रहे हैं, जरदारी साहब भी जेल में रहे हैं, मियाँ साहब भी से भी लोग जेलों में भी मिलते रहे हैं, जेल से बाहर भी मिलते रहे हैं, अंदर भी मिल सकते हैं, मिलने में क्या है।
तो ये असल में जेल में डाल के वक्त की रफ्तार को और हालात की जो तब्दीली या तेजी है उसको तो नहीं रोका जा सकता ना। वो तो अपनी जगह जूं के तू चलते रहते हैं। आजकल तो दौर जो है ना वो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है ना। पहले की तरह थोड़ी है कि जेल में चले गए तो फिर किसी से कोई रास्ता नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि आपका ये कहना है कि सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, दोस्ती अगर है भी तो आगे भी चलती रहेगी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप साथ मौजूद थे। अदनान आदिल और अहमद वलीद साहब आपका शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया, कहते हैं जो तजावीज़ दी थी उस पर कोई काम नहीं हुआ। शहर में कचरे के अंबार लगे हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा। कैसे कह दें वजीर आजम की कराची में दिलचस्पी है। आपने कहा कि वजीर आजम इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे कराची के तो पुरानी बात हो गई। नहीं तो वाकई नहीं है। जब तक कराची में डेवलपमेंट नहीं शुरू होगी, जो प्रपोजल्स मैंने बना के दिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में दिए थे, उन पे काम नहीं शुरू हुआ है। जब तक कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा कराची के, तो मैं कैसे हाँ कर लूँ, क्योंकि कराची को इस वक्त ज़रूरत है। सीवरेज का सिस्टम तबाह हुआ है, पानी पीने का नहीं है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। तो ज़ाहिर है मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हों। और वजीर आजम इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन पंजाब में उनके खिलाड़ी खेलों के मंसूबे में रुकावट बन गए। तरह बसखर की रिपोर्ट देखिए। ख्वाब तो था लाहौर में खेल के मैदान आबाद करने और जदीद सहूलतें फराहम करने का, लेकिन ताबीर इन कमरों की तामीर से आगे ना बढ़ सकी। मंसूबा शुरू हुआ 2017 में। लाहौर में 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होना थे। काम का आगाज तो तेजी से हुआ, लेकिन हुकूमत तब्दील हुई तो मंसूबा भी ठप हो गया। अब ग्राउंड्स बन गए हैं, उनको सिर्फ जो है वो शुरू करना है। हर अच्छे काम के ऊपर फंड रोक लिए, कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, स्टेडियम इनसे शुरू किए नहीं जाते। पता नहीं कौन सा काम है जो ये कर सकते हैं। 12 में से ज्यादातर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ढांचा मुकम्मल है। मंसूबे की लागत थी 5 अरब 40 करोड़ रुपए। पिछले माली साल में 2 अरब 72 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसके बाद फंड्स जारी ना हो सके। पुराना मकूला है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। शायद इसीलिए तब्दीली सरकार ने इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खंडर बनने के लिए छोड़ दिया है। खेल के नए मैदान बनाना तो पीटीआई के मंशूर का भी हिस्सा है, लेकिन नए वजीर खेल को इस मंसूबे का इल्म ही नहीं। पिछली गवर्नमेंट की अब कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, ये नोटिस में नहीं है। 150 के लगभग प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पंजाब में जो अभी रहते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो हमने अपना पहले एडीपी उसी में हम सारा ऑनगोइंग स्कीम में डाल रहे हैं। इन नामुकम्मल इमारतों में बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस समेत 12 खेलों के कोर्ट बनाए जाने थे। मंसूबा मजीद 6 माह ताखीर का शिकार हुआ तो इसकी लागत में 2 गुना तक इजाफा हो जाएगा। कहते हैं जिस मुल्क में खेलों के मैदान आबाद हो, वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। अगर हुकूमत नौजवान नस्ल को सेहतमंद देखना चाहती है तो खेलों की सहूलतें देना होंगी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तरह बसकर समा, लाहौर। साबिक कप्तान वसीम अकरम सरफराज अहमद की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं हर कोई पीछे पड़ा है, कप्तान हटा दो। जैसे पीछे कोई इमरान खान या जावेद मियादाद बैठे हैं। वो मुल्तान की बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में टॉलरेंस कप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे कोई नाम बता दे कि कोई कप्तान कौन बने पाकिस्तान टीम का। मैं सुन रहा हूँ पिछले 2-1 महीने से बस लोग लगे हुए हैं फिर सोशल मीडिया पे कप्तान हटा दो। पीछे कोई इमरान खान या जावेद मियादाद बैठा तो बता दो, बना देंगे उसको। बट आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब। साउथ अफ्रीका टूर मुश्किल टूर है, किसी टीम के लिए मुश्किल होता है, ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए होगा। यहाँ पता लगेगा कि हमारे बैट्समैनों में कितनी स्किल है टेक्निक वाइज। वक्त इतना ही, ब्रेक के बाद देखिए प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।